नमस्कार, मैं हूं अजय और बहुत बड़ी खबर हाथरस से है, जहां पर सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को साथ लेकर गई। पीड़िता के भाई के हाथ में एक थैला मौजूद है, जिसके साथ गाड़ी में उसे बिठाकर सीबीआई की टीम साथ ले गई है। कहां ले गई है, क्या वजह है, ये सवाल अब चारों तरफ है। पीड़िता के भाई को लेकर सीबीआई की टीम गई है, उसके हाथ में एक थैला। लगातार सीबीआई की टीम एक्शन में है हाथरस में। घटना वाली जगह पर सीबीआई की टीम गई थी, सीन को रिक्रिएट किया था, जहां दाह संस्कार हुआ वहां भी गई थी और अब पीड़िता के भाई को लेकर गई है। सुमित हमारे संवाददाता मेरे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। सुमित, क्या जानकारी, कहां लेकर गई है सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को? चालू ना यार, ये फ्रेम सही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे सीबीआई टीम पीड़िता के घर पर पहुंची थी और पीड़िता के परिवारजनों से इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही थी। लगभग 25 मिनट की तहकीकात चली थी। उसके बाद जो पीड़िता का बड़ा भाई है उसको सीबीआई टीम अपने साथ लेके गई है। जब हमने इस बारे में सीबीआई की जो अधिकारियों से बात करनी हुई तो वो उस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। उसके बाद जब हमने पीड़ित परिवार से इस पूरे मामले में जानकारी करना चाहा है कि ये आपके जो बेटा है उसको कहाँ लेके गई है सीबीआई की टीम, तो उन्होंने कहा है कि पूछताछ करने के लिए लेके गई है। जगह अभी हमें नहीं पता है कि टीम उसको कहां पर लेके गई है। अभी पूरे मामले में सीबीआई पूरे परिवार से बातचीत करेगी। इसमें अहम बात यह सामने निकल कर आ रही है कि पीड़िता के भाई को, बड़े भाई को सीबीआई टीम अपने साथ लेकर गई है। नहीं तो पीड़िता के भाई को परिवार से अलग, आप बता रहे हैं कि पहले परिवार में गई थी पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम, वहां पर सबसे पूछताछ कर रही थी और फिर उसके बाद भाई को लेकर, उस लड़के को लेकर, जिसका नाम अगर मैं याद कर पा रहा हूं सुमित, क्या संदीप उसका भी नाम है, और उसको लेकर अपने साथ गई है सीबीआई की टीम जिसे पूछताछ के लिए। जी अजय, बिल्कुल। उसके भाई का नाम संदीप है। सुबह से ही संदीप को सबसे पहले घटनास्थल पर बुलाया था, जहां सीबीआई ने लगभग 3 घंटे पूरे मामले में तहकीकात की है, जांच की है। साथ में फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौजूद थी। पीड़िता की मां को भी घटनास्थल पर बुलाया गया था, पीड़िता के दूसरे भाई को भी घटनास्थल पर बुलाया गया था, जहां इस पूरे मामले में सीन को भी रिक्रिएट किया गया था सीबीआई द्वारा। एक एक पहलू पर वहां पर जांच की गई, पूरा एरिया बैरिकेटेड कर दिया गया था, मीडिया को अंदर जाने से मनाही किया था। उसके बाद से सीबीआई की टीम जो घटनास्थल, दूसरा घटनास्थल था जहां पर जिला प्रशासन द्वारा पीड़िता के सबका अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर सीबीआई टीम गई थी। लगभग आधे घंटे सीबीआई की टीम ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन की है। पीड़िता का जो भाई है संदीप लगातार सीबीआई टीम के साथ था और वहां जो अंतिम संस्कार वाली जगह पर भी पीड़िता के भाई संदीप को लेकर टीम गई थी। उसके बाद जब घर आई थी, उसके बाद घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीबीआई की टीम पीड़िता के बड़े भाई को अपने साथ लेकर गई है। अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि टीम उसको लेकर कहां गई है, क्या बात होंगी, क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन जो परिवारजनों का कहना है कि परिवारजनों का साफ तौर से इसमें बताना यह है, जो अभी न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव बात हुई है पीड़ित के परिवारजनों से, उन्होंने इसमें साफ बताया है कि उसे छानबीन करने के लिए, बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई टीम अपने साथ लेके गई है। किस जगह लेके गई है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। अजय, बड़ी खबर, बड़ी बात बता रहे हैं आप सुमित कि पीड़िता के भाई संदीप को सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है किसी अनजान जगह पर पूछताछ करने के लिए, उसका बयान लेने के लिए। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीड़ित परिवार के बीच गई थी सीबीआई की टीम, उनसे सभी से बातचीत की। आज सीबीआई ने क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया था, यानी घटनास्थल पर गई थी जहां पर पीड़िता पर हमला हुआ था। सबसे पहले उस जगह पर कैसे कैसे घटना घटी थी वो समझा था, और उसके बाद जहां दाह संस्कार हुआ वहां भी गई थी, वहां से सैंपल कलेक्ट किए थे और पीड़िता के परिवार के बीच अब गई थी और वहां से पीड़िता के भाई संदीप को लेकर अपने साथ गई है पूछताछ के लिए, जो पीड़ित परिवार ने खुद बताया हमारे संवाददाता सुमित को। सुमित, यहां पर एक बात को याद करना, क्या मकसद है सीबीआई का, क्या पूछताछ में निकल करके आएगा, ये हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात को याद करना जरूरी हो जाता है और वो है आरोपी का वो खत। आरोपी जिसका नाम भी संदीप है, उसका वो खत जो उसने एसपी को लिखा है, क्या बातें उसमें लिखी थी? देखिए, ये साफ तौर से जो ये खत जो अलीगढ़ जेल से चारों आरोपियों ने ये लिखा था, हाथरस के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के नाम ये खत लिखा गया था। उसमें साफ तौर से कहा गया था कि मेरी पीड़ित जो लड़की है, मेरी उससे लंबे समय तक बात होती रहती थी फ़ोन पर। इस बात को लेकर पीड़िता के परिवारजन में काफ़ी आक्रोश था। इस बात को लेकर वो लड़की को मारते थे, पीटते थे कि आप क्यों इस लड़के से बात करती हो। ये खत एक वायरल हुआ था, उसने साफ तौर से इस खत में पूरा अपना जो उसका मामला था पूरा उसने बयां किया था। और खत
सबसे पहले न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को दिखाया था। उसमें साफ तौर से बताया गया था कि किस तरह से जो लड़की के परिवारीजन हैं वो इस दोस्ती से साफ तौर से नाराज थे, क्योंकि इसमें एक बात अहम है अजय, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, पीड़िता की भाई का भी नाम संदीप है और जो पीड़िता का जो बातचीत होती थी जिस पर आरोप लगाए जो जेल गया है उसका भी नाम संदीप है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, सीबीआई इन दोनों पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। मैं एक और जानकारी सबसे पहले न्यूज़ 18 को अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ, एक्सक्लूसिव जानकारी। जो दूसरा घटनास्थल था जहाँ पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ से सीबीआई ने उस कैन को भी कलेक्ट किया है, जो सफ़ेद रंग की जो कट्टी थी, जो सबसे पहले न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को दिखाया था, व्हाइट कलर की कैन जिसमें ज्वलनशील पदार्थ बताया जा रहा था, जिसको डालकर पीड़िता का शव जलाया गया था। एविडेंस के रूप में सीबीआई ने उसको भी अपने साथ लेकर गई है। अजय, तो क्या पूछताछ है, क्या सवाल है सीबीआई के पास जो जानना चाहती है सीबीआई, जिनके जवाब संदीप से, पीड़िता के भाई से, ये इस वक्त बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि कौन से सवाल पूछ रही है सीबीआई की टीम संदीप से, पीड़िता के भाई से, और किन सवालों के जवाब उसे संदीप से चाहिए, ये हमें बताएंगे हमारे संवाददाता सुमित कुछ ही पलों में, जब ये पूछताछ पूरी होती है और जानकारी निकलकर बाहर आती है। धन्यवाद इस वक्त सुमित, आपका आप नजर बनाए रखिए। और हाथरस मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव भी पहुंची, घटनास्थल पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, ये भी देख रहे हैं आप। गांव में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पीड़िता के परिजन इस बीच बीमार भी हुए, ये भी तस्वीर सामने आई। उनको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा, लेकिन फिर वहां से वो लोग लौटे और ठीक ठाक थे, तब उन्हें घटनास्थल पर लेकर गई सीबीआई की टीम और वहां पर पूरे सीन को रिक्रिएट किया। इसका मतलब यह होता है, सीधी भाषा में समझिए, कि कैसे कैसे घटना घटी, जो बयान दिए जा रहे हैं उस घटना के बारे में, ठीक उसी तरीके से वहां बताना होता है कि कैसे कैसे घटना घटी। और सीबीआई या फिर जो भी जांच एजेंसी होती है वो उसको समझती है कि जो बताया जा रहा है और जो जिस तरीके से घटनास्थल पर हुआ वो वैसा ही है हूबहू या नहीं। और यूपी में खाकी अक्सर सवालों के घेरे में रहती है, कभी पुरानी कारगुजारियों से तो कभी बदमाशों के साथ गठजोड़ के चलते। अब एक बार खाकी की कलंक कथा सामने आई है, जहां बरेली में रिश्वत के पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें खाकी वाले रिश्वत के पैसों की बंदर बांट करते दिख रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या उगाही के पैसों से ही खाकी अब भी लूट खसोट का धंधा चला रही है। कितने ये कितने ये तो हो गए 79। एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं और नोट गिने जा रहे हैं। नोट गिनते गिनते एक शख्स रुक जाता है और फिर गिनता है। कितने ये तो हो गए 79। पूरे 50,000 की गिनती हो गई और बाकी के पैसे गिन के इसी कुर्सी पर रखे हुए हैं। रिश्वत बंटवारे का वीडियो वायरल। रिश्वत के पैसों का बंटवारा भी होता है, सबका हिस्सा फिक्स है। यहां रिश्वत के पैसों का बंटवारा हो रहा है और ये बंटवारा करने वाले सभी पुलिसकर्मी हैं। इन सब का हिस्सा फिक्स है और सभी अपने हिस्से पर नजरें गड़ाए हुए हैं। रिश्वत के पैसों के बंटवारे में अगर गलती हो जाती है तो फिर से नोट की गड्डी गिनी जाती है। ये तो हो गए 79। थोड़ी देर बाद गिनती पूरी हो जाती है। सभी पुलिसकर्मी शांति से बैठे हुए हैं। रिश्वत के पैसों की गिनती करने वाले पुलिसकर्मी के हाथों में नोट की गड्डी है, हाथ में रिश्वत का हिस्सा है, हाथ में रिश्वत है और चेहरे पर खुशी। बरेली के पुलिसकर्मियों का ये वीडियो वायरल होने के बाद बरेली एसएसपी ने एसपी क्राइम को पूरे मामले की जांच सौंपी है। बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी बरेली क्राइम ब्रांच की टीम के हैं और ये पिछले कई सालों से उगाही कर रहे हैं। अब इनकी उगाही का कैमरे पर पर्दाफाश हो गया है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए हरीश शर्मा की रिपोर्ट। और रिश्वत का ये खेल सिर्फ पुलिस महकमे में नहीं है, बल्कि ये
तमाम सरकारी दफ्तरों में, महकमों में जड़ें जमा चुका है। ललितपुर के सरकारी अस्पताल में घूस लेने और मुरादाबाद में लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो भी वायरल हुआ है। इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद आपको भी भरोसा हो जाएगा कि सरकारी विभागों में किस तरह से घूस का खेल खुलेआम खेला जाता है। ये तस्वीरें ललितपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। यहाँ एक युवक बैग लिए खड़ा है, सामने एक डॉक्टर बैठे हैं जो सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं। इसके बाद बैग लिया युवक जेब से पैसा निकालता है और 100 रुपए डॉक्टर साहब को दे देता है। ये पैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर लिए जा रहे हैं और ये खेल खुलेआम ललितपुर के महरौनी CSC में चल रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये मुरादाबाद की तस्वीरें हैं। यहाँ पुलिस की गाड़ी के बीच में बैठा ये शख्स लेखपाल है और इसने एक किसान से विरासत के दस्तावेज बनाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत ली थी। जब ये रिश्वत ले रहा था तभी एंटी करप्शन की टीम ने इस रिश्वतखोर लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ लिया। बात करी 3 से कि 10,000 दे देंगे। फिर हमने जो है बात करी एंटी कनेक्शन वालों से जाकर, बोला सर ऐसा ऐसा बात है। हम बहुत इधर से कराई थी, हमने 20,000 रुपये की मांग करी है हमसे। 10,000 में बात हुई है, बोले 10,000 रुपये में हम देते हुए रिश्वत उन्हें पकड़वाना चाहते हैं। लेखपाल नेपाल को ये श्री चांद की दुकान, फर्नीचर की दुकान में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए श्री मोहम्मद वसीम के द्वारा रिश्वत दी जा रही थी। आज उसे गिरफ्तार किया है। एक तरफ सरकार विभागों से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए मुहिम चलाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे सरकारी कर्मचारी लोगों से खुलेआम रिश्वत लेकर सरकार की हर मुहिम बेअसर करने का काम करते हैं। ललितपुर से अभय श्रीमाली और मुरादाबाद से फरीद शमशी की रिपोर्ट। और गोंडा से इस वक्त दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। यहां पर कुछ लोगों ने 3 लड़कियों पर एसिड से अटैक कर दिया। 3 लड़कियां रात में सो रही थी, उसी वक्त इन पर एसिड से हमला बोला गया। अज्ञात लोगों ने एसिड डाल दिया। तीनों युवतियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पक्का पूर्वा गांव में घटना घटी है। अब पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। गोंडा में एसिड अटैक। उत्तर प्रदेश में भले ही शासन प्रशासन महिलाओं पर होने वाले अपराध कम होने का दावा करें, पर यहाँ हर रोज ऐसी जघन्य वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला गोंडा जिले का है, जहाँ पर सोमवार रात 3 बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया। हमले में झुलसी बहनों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। हमला उस वक्त हुआ जब तीनों बहनें घर पर सो रही थीं। जिले के पस्का गांव में सोमवार रात एक परिवार की 3 बेटियां छत पर सो रही थीं। तभी एक युवक छत पर चढ़ गया और बड़ी बेटी पर तेजाब फेंक दिया। इसकी चपेट में आने से बड़ी बेटी समेत आसपास मौजूद 2 और बेटियां भी झुलस गईं। फिलहाल तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने मौके की गंभीरता को देखकर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। किसने डाला है ये एसिड? किसने फेंका? तेजाब किसने फेंका? पता नहीं, तो किसके किसके ऊपर डाला है? हमारे ऊपर डाली नहीं, तीनों जन के ऊपर पड़ा। तो किसी से कोई विवाद है? किसी से कोई झगड़ा चल रहा था? कुछ झगड़ा नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे गांव के ही लोग हैं, कौन हो सकते हैं ये? गांव का पता नहीं। ठीक है। परसपुर थाना क्षेत्र के पस्का गांव के रहने वाले गुरई प्रसाद की 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी खुशबू, मझली बेटी कोमल और छोटी बेटी आंचल सोमवार की रात अपने घर की छत पर सो रही थी। तभी देर रात गांव का एक युवक छत पर चढ़ाया और बड़ी बेटी खुशबू पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब की चपेट में आने से कोमल और आंचल भी गंभीर रूप से झुलस गईं। थाना परसपुर क्षेत्र में पस्का कस्बा पड़ता है, वहाँ पे बीती रात अर्ली मॉर्निंग एक घटना हुई है, जहाँ पे एक घर में फर्स्ट फ्लोर पे सो रही 3 बच्चियों के ऊपर केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है, अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरफ से पूरी इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। थाना परसपुर के उप निरीक्षक ने पूरी घटना के बारे में बताया है कि तीनों बेटियों पर तेजाब फेंके जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोंडा से न्यूज 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और यूपी में बदमाशों से निपटने के लिए यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। अयोध्या में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। हापुड़ में भी
बदमाश और पुलिस के बीच जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? तो सबके लिए क्लैप करता हूं। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज हमें दे रहे हैं। एसपी सांसद आजम खां को जमानत मिल गई है। बेटे की फर्जी सर्टिफिकेट मामले में आजम खां को जमानत मिली है, मगर इस जमानत के बावजूद आजम खां जेल में ही रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खां को राहत तो मिली, मगर आजम को जेल में ही अभी रहना होगा। हमारे संवाददाता सर्वेश मेरे साथ जुड़े हुए। सर्वेश, तो क्या वजह है इसकी कि जमानत मिली फिर भी जेल? देखिए, आजम खां के खिलाफ कुल 90 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 86 मुकदमों में अब तक उन्हें जमानत मिल गई है और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से 2 मामलों में जमानत मिली है। और ये जो दोनों मामले थे, एक मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का मामला था, जिस मामले में रामपुर से सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और इसके साथ ही साथ बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। तीनों को इसमें जमानत मिली है। और दूसरा एक मामला था क्वालिटी बार शॉप का,